अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम Node.js और MongoDB की मदद से CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। CRUD ऑपरेशन क्या है? डाटा को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसको हम ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। आपने वीडियो की लेंथ से परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप Node.js 70-80% सीखना चाहते हो ना, तो ये इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। आप छोड़ के जा भी सकते हो, लेकिन अगर आप छोड़ के जाओगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस करोगे Node.js को सीखने की। क्योंकि आप अगर Node.js के साथ काम करो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करो, आप कोई भी वेबसाइट देख लो, उसके ऊपर आपका 70% बल्कि ऑलमोस्ट 80-90% भी आप कह सकते हो आपका ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। या आप डाटा को क्रिएट कर रहे होते हो, या आप रीड कर रहे होते हो, या आप अपडेट कर रहे होते हो, या आप डिलीट कर रहे होते हो। तो वो हो कहाँ से होता है? ये डाटाबेस से हो होता है। तो ये Node.js जो है, इसका बेसिक मकसद यही है कि इसने डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, डाटाबेस को इसने डाटा देना है, उससे लेना है, उसको अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है। तो ये आपका CRUD ऑपरेशन जो है ये इस तरह से काम करेगा कि आप इसको अगर कम्प्लीटली इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी आप अंडरस्टैंड करोगे, इसके लॉजिक्स को भी समझोगे, तो आप समझ लो इसके बाद अगर आप इसको कम्प्लीटली देखते हो, आप फिर CRUD ऑपरेशन खुद से परफॉर्म करते हो, तो आपको Node.js जो है, Node.js और MongoDB आपको 70% आ चुकी। बाकी जो 30% है इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, पेमेंट एटसेट्रा, और लेकिन उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। लेकिन जो आपकी जर्नल चीज़ें हैं उसमें आप 70% इसको यूज़ कर रहे होते हो। तो मैं पहले इसका आपको डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ सवाल थे जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे लोग, उनको मैं एड्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आऊँगा होम पेज के ऊपर। तो आपके पास फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म का आपको कोड भी मिलेगा, इसके CSS का कोड भी मिलेगा आपको। मैं कंप्लीट जितने भी इसके एसेट्स हैं वो सारे आपको दे दूँगा। इसके EJS और इसका जो राउटर है, जो फाइलें मैं खुद से क्रिएट करूँगा वो सारी मैं आपको इन ज़िप फाइल दे दूँगा। आप उसको खुद से यानी कंपेयर करके जिस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अब नेम के अंदर कोई मैं नाम दे देता हूँ, मैं मिसाल के उसको देता हूँ अली हैदर, और ईमेल जो है मैं इसमें लिख देता हूँ ali@gmail.com और सेव। ये हमारे पास सेव हो गया। शो पे क्लिक किया, ये हमारे पास यहाँ पे डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं व्यू करूँगा तो यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। अब अली हैदर के बजाय मैं यहाँ पे बाबर कर दूँ, अपडेट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास बाबर हो गया। अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। ये देखिए, ये डाटा डिलीट हो रहा है, और ये डिलीट यहाँ से नहीं हो रहा, ये डाटाबेस से हो रहा है। कंप्लीट ये डाटाबेस के साथ आप ये काम कर रहा है। तो इस CRUD ऑपरेशन को आपने लाजमी सीखना है। अच्छा, और उससे पहले मैं कुछ सवालों को एड्रेस कर दूं कि उसामा भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बार बार पूछ रहे थे, और एक और सब्सक्राइबर थे, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं है, वो इंडियन भाई थे। वो कह रहे थे कि सर जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म है उसके ऊपर काम किया जाए, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म जो है वो पहले बनाया जाए। अब भी उसामा भाई हमने उसको नहीं बनाना, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो काम है वो CRUD ऑपरेशन को सीखना है। जो रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, वो सारे बाद का काम है, क्योंकि वो सारे तभी हम कर सकते हैं जब आप हमें ये जो 4 मेथड्स हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये हमें अप्लाई करना आ जाए। उससे पहले हम रजिस्टर करना और लॉगिन करना उसको सीखने का फ़ायदा ही नहीं, ना ही हम सीख सकते हैं। पहले आप ये जो 4 आपके मेथड है इसको सीखो। इन 4 मेथड को सीखने के बाद जब तक आप इनको कंप्लीट करोगे, इंशाल्लाह ऑलमोस्ट मैं जो यूज़र रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँगा, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद हम इसमें बिज़नेस वेबसाइट और एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शॉपिंग का टेम्पलेट बनाएंगे। तब आपका जो Node.js और MongoDB के रिलेटेड जितना भी आपका सवालात हैं, जितने भी आपके क्वेरीज हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं इसमें जो चीज़ें हैं एक एक चीज़ को एड्रेस करूँगा। मैं इसमें कोई चीज़ जो है ना वीडियो बहुत स्लो रखूँगा, और मैं मतलब जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी चीज़ों की समझ आए। एक एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको ये जो HTML फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, मतलब HTML का डाटा किस तरह से आ रहा है, इसमें CSS की फ़ाइल किस तरह से लिंक करनी है, आपने इसमें वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह से बनाना है, उसके बाद आप इसमें ये टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएंगी अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो। अगर आप वीडियो की लेंथ से तंग आ जाते हो, आप कहीं से 4 मिनट की देखोगे, कहीं से 5 मिनट की देखोगे, कहीं से 20 मिनट की देख लोगे, अल्टीमेट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो,
एट द एंड आप ये CRUD ऑपरेशन भी क्रिएट करने के काबिल हो चुके होगे। आप इसमें रोटर भी लगा लोगे, आप इसमें व्यूज़ भी लगा लोगे, आप इसमें कोई अलग से फोल्डर यूज़ करना है वो भी आप कर लोगे। आप इसके अंदर समझ लें एक बेसिक किस्म की वेबसाइट बनाना सीख लोगे। आप इसमें CMS बनाना सीख लोगे, क्योंकि CMS में यही चीज़ होती है, वो आप इसमें सीख लोगे। तो आपने इसको कंप्लीट देखना है और मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपने इसको ऑनलाइन देखना है। वो इसलिए कि ऑलमोस्ट मेरा जो सब्सक्राइबर वो पूरे हो चुके हैं, अब हमारा वॉच टाइम रहता है, तो वो वॉच टाइम आप लोगों ने पूरा करवाना है। देखो अब इतनी सर्दी में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को कंटेंट जो है फराहम कर रहा हूँ, तो आपने जस्ट थोड़ा सा ये करना है कि आपने वीडियोस को ऑनलाइन देखना है। वही आपके जहाँ पे आपका समझ लें 100 MB लग रहा है, वहाँ पे आपके 110 MB लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आप अगर 10-15 रुपये का इंटरनेट खर्च कर लोगे तो आपको कोई मसला नहीं हो जाएगा। तो ये मेरी आपसे समझ रिक्वेस्ट भी है और एज अ टीचर आपको ऑर्डर भी है। तो आपने इसको देखना है, ऑनलाइन देखना है, ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज़ हो, ये जो वीडियोज़ की रीच है वो और ज़्यादा बढ़े, और अल्टीमेट मुझे भी यहाँ से जो यूट्यूब है इससे कुछ यानी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो अर्निंग होगी वो हम अगेन यूट्यूब पे लगा देंगे, ताकि वीडियोस की जो पब्लिसिटी है वो भी बढ़ती जाए और अल्टीमेट चैनल जो वो भी ग्रो, क्योंकि इसका अल्टीमेट मुझे भी फ़ायदा है और बाकी जो व्यूवर्स होंगे वो देखेंगे, क्योंकि वीडियो कंटेंट तो फ्री ही है। मैं कौन से वीडियो के पैसे चार्ज कर रहा हूँ, वीडियोस तो फ्री हैं, वो यूट्यूब पे फॉर एवर फ्री पड़ी हैं, तो वो वहाँ से जो दूसरे लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि बेहतर इंसान वही होता है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो। अब मेरी ज़ात से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, अगर मेरी ज़ात से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आपकी ज़ात से मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियोज़ को ऑनलाइन देखना है, क्योंकि अक्सर जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं यार वीडियो बड़ी है तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ना करें, उसको आप ऑनलाइन ही देख लें। तो मैं इसको पार्ट की शक्ल में भी रख दूंगा, अगर आप कोई पार्ट्स की शक्ल में देखना चाहता है वीडियो को तो वो चैनल एक दफ़ा विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट को, तो ये मैं पार्ट्स की सूरत में भी रख दूंगा। और अगर कोई एक ही वीडियो में सीखना चाह रहा तो ये आपको कंबाइन एक ही वीडियो में भी मैं इसको कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा। तो हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक जिस तरह से इस वीडियो को देखना चाहता है वो देख सकता है। तो अब टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी जो वीडियो है इसमें चलते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये तो CRUD ऑपरेशन को बनाने के लिए मैं अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैंने MongoDB कंपास को ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर हम अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखेंगे, डेटाबेसेस, कलेक्शन एटसेट्रा। उसके बाद मैंने जो क्रोम है इसके अंदर इसका एक प्रीव्यू ओपन किया हुआ है, इसका एक डेमो ओपन किया हुआ है, ताकि हमें जहाँ पे HTML का कोड कॉपी करना होगा, CSS का कॉपी करना होगा, तो इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। क्योंकि HTML और CSS का तो ये ट्यूटोरियल है नहीं, हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो है CRUD ऑपरेशन की तरफ विद Node.js एंड MongoDB। तो इसलिए मैं इसके जो नॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ हैं या ऐसे काम जो प्रीवियस आपको पता होना चाहिए, जैसे HTML है, CSS है, या कोई और ऐसी छोटी मोटी कमांड आती है जो आप देख के भी समझ सकते हो, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ताकि हमारी जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी हमारा जितना भी फोकस होगा वो CRUD ऑपरेशन जो है उसकी तरफ हो। तो ये आपके पास एक डेमो मेरे पास ओपन हो गया, और साथ में मैंने ओपन किया 3001 के ऊपर, और जब मैं अपना प्रोजेक्ट यूज़ करूँगा उसके लिए मैं कोई और जो पोर्ट है वो यूज़ कर लूँगा। उसके बाद ये हमारे पास कोड एडिटर आ गया। तो अब ये हमारे पास एक ब्लैंक फोल्डर है और ये ऊपर फोल्डर का आपका नाम आ रहा है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं, कोई फोल्डर नहीं। तो मैं अब इसमें सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है किसी भी प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच, तो आपने टर्मिनल को ओपन करना है। आप यहाँ से भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो, CMD की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड ही यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर इसका इंटरनल टर्मिनल मौजूद होता है। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना चाहते हो ना, नोड के साथ, रिएक्ट के साथ, नेक्स्ट.js के साथ, रिडक्स के साथ, तो आप जो VS कोड है इसके साथ फेमिलियर हो जाओ और इसी को आप यूज़ करें, क्योंकि ये जो है वो एक प्रोफेशनल कोड एडिटर है। तो मैं इसमें सबसे पहले कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करके भी टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ से भी टर्मिनल जो है न्यू टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। तो ये मैं बस आ गया और ये एक इसका कंप्लीट URL बन रहा है। इसके अंदर हमने 5 जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा बॉडी पार्सर, EJS, एक्सप्रेस, MongoDB, Mongoose और NodeMon। अब इनको आप अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हो और एक ही लाइन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको एक ही लाइन में इंस्टॉल करूंगा, बल्कि उससे पहले आपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। उसके लिए मैं यूज़ करूंगा npm और init। इसका मतलब है प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसको मैं एंटर करूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले पैकेज का नाम आपके पास क्या होगा,
तो पैकेज का नाम रख देता हूँ CB CRUD क्रिएटिव बाबर CRUD और वर्जन, और इसको आप इंटर करते हो। टेस्ट कमांड गेट रिप्रेजेंटेटिव कीवर्ड भी ऑथर आप दे दो, मैं इसको बाबर ले देता हूँ। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लाइसेंस और इज़ दैट ओके, और इसके बाद वाई लिख दो या पूरा यस लिख दो। तो ये आपके पास एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी package.json। जो भी आपने डिटेल लिखी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपके पैकेज का नाम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अपने जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। अब पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो और एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो मैं इसको एक लाइन में ही लिखूँगा। मैं इसके ना दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ, क्योंकि ये आपके पास एक क्लीन जो है इंटरफेस आना चाहिए। ये आ गया। तो इसके अंदर npm, उसके बाद चाहे आप i लिख दो या पूरा इंस्टॉल लिख दो इस तरह से। मैं इसको लिखूंगा सिर्फ i, क्योंकि इसका मतलब भी इंस्टॉल ही है। तो आप इसको एक एक लाइन 1 बाय 1 भी इनको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इनको करूंगा एक ही दफ़ा इंस्टॉल। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैकेज है वो हमारे पास एक्सप्रेस, उसके बाद हमारे पास MongoDB। स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, एक दफ़ा आपने लिख के मज़ीद चेक कर लेना। अगर आपका पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आपने करेक्ट कर लेना है। मोंगोज। और उसके बाद हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 3 हो गए। इसके बाद हमारे पास EJS हमारे पास 4 हो गए। एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज और EJS ये हमारे पास 4 हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गया बॉडी पार्सर, बॉडी-पार्सर PAR और SER पार्सर। अब एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज, EJS और बॉडी पार्सर। और एक हमारे पास अब रह गया, वो हमारे पास रहेगा नोडमॉन, जिसकी मदद से हमने एक सर्वर ऐसा क्रिएट करना है कि हमें इंस्टेड ऑफ हर दफ़ा कमांड लिखने के एक ही दफ़ा Ctrl+S करेंगे, हमारा सर्वर जो है वो रीलोड हो जाएगा। तो नोडमॉन। तो ये आपके पास कितने हो गए? 6 हो गए। एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज, EJS, बॉडी पार्सर और नोडमॉन। इन सब को लिखने के बाद आपने जस्ट इंटरप्रेस कर देना, इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा देर लेगा, ये आपके पास ऑलमोस्ट आपको बन जाएंगे मैक्सिमम आपके 30-40 MB या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इनका साइज़ कभी चेक नहीं किया, लेकिन आपके पास 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। इंटरनेट स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं अपनी वीडियो को ब्रेक लगा लेता हूँ जी। तो ये ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। मेरे पास इसमें 2 मिनट भी नहीं लिए, क्योंकि अभी मेरे पास जो नेट है वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो ये हमारे पास बॉडी पार्सर, EJS, एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज और नोडमॉन। अब ये आपके पास 6 जो आपके पास पैकेजेस हैं, npm पैकेजेस हैं, वो आपके पास रेडी होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। अगर यहाँ से कोई भी मिसिंग है तो आपने इसको अगेन यहाँ से इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये 6 के 6 इसमें इस्तेमाल होंगे। तो आपने इनको एक दफ़ा लाजमी कन्फर्म कर लेना है। और यहाँ से आपने जो पैकेज.json इसके अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे आपने एक दफ़ा इनको काउंट कर लेना है। बॉडी पार्सर, EJS, एक्सप्रेस, MongoDB, मोंगोज और नोडमॉन। अब आपने यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर फर्स्ट जो आपकी फ़ाइल है वो आपने लिखनी है। तो फर्स्ट फाइल है वो आप इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन मैं इसको नाम दूंगा app.js। आप इसको इंडेक्स देना चाहो, जो देना चाहो आप दे सकते हो, वो होगी। अब हमारे पास ये ना पैकेज.json, इसके अंदर आपने एक यहाँ पे कमांड लिखनी है। तो कमांड आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप सबसे पहले कमांड का नाम दोगे। आप इसको वेब देना चाहो, डेव देना चाहो, जो भी, मैं इसको डेव दे देता हूँ। और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या लिखना है? अपनी कमांड लिखनी है। तो कमांड मैं इसमें लिखूंगा नोडमॉन और अपनी जो फर्स्ट फाइल है उसका नाम। तो यहाँ पे नोडमॉन जो आपका पैकेज है वो हो गया। सबसे पहले नोडमॉन, और उसके बाद आपने इसकी कमांड लिखनी है। ये हमारे पास npm और यहाँ पे आप डायरेक्टली स्पेस दो और नोडमॉन। वैसे आप इसको रन करना चाहो ना तो आपको cmd मदद से इस फाइल को एग्जैक्ट पाथ के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन इसके ज़रिए आपने जस्ट फाइल का आगे नाम लिख देना है app.js। ये हमारे पास फर्स्ट फाइल है नोडमॉन app.js। ये आपने यहाँ से स्पेलिंग एक दफ़ा अगेन देख लेना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बिल्कुल स्पेलिंग हमारा ठीक है, तो इसको आपने कर देना सेव। दैट्स इट। अब आपका सर्वर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसको आपने रन किस तरह से करना है? तो रन करने के लिए सब को एक दफ़ा मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा cmd ओपन करता हूँ और अपने app.js है इसके अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे तो इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे सारे को डिलीट कर देता हूँ। इसका मकसद ये होगा कि हमारे पास एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास एक क्लीन कोड रहे।
आपको एक एक कमांड की समझ आती है कि काम जो है एक्चुअल में हो किस तरह से रहा है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे npm और उसके बाद रन। अब रन के आगे आपने वो कीवर्ड देना जो आपने यहाँ पे package.json के अंदर बनाया था। अब package.json के अंदर आपने बनाया था ये यहाँ पे dev, तो आपने लिखा npm run dev dev, तो ये आपके पास फाइल जो ये रन हो जाएगी। तो आपने इसको इंटर कर देना है। अब आपका सर्वर जो है ऑटोमेटिकली जब भी हम Ctrl+S करेंगे ये आपका वर्क करता रहेगा। तो ये अब इसने वर्क करना शुरू कर दिया। अब app.js, अब इसके अंदर सबसे पहले आपने जो एक्सप्रेस है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट एक दोगे, मतलब वेरिएबल, इसको आप नाम दोगे एक्सप्रेस। उसके बाद इसको आप यहाँ पे इसको रिक्वायर करोगे जिस तरह से आप नॉर्मल यूज़ करते हो एक्सप्रेस को, और यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया। और उसके बाद हम जो मोंगोज है उसको करेंगे कांस्टेंट मोंगोज, और यहाँ पे मैं इसका जो ई है बल्कि कंप्लीट लिख दें तब भी कोई मसला नहीं, मैं इसका लास्ट वाला ई जो है वो नहीं लिख रहा, रिक्वायर और यहाँ पे मोंगोज, ये आपका मोंगोज आ रहा है। और उसके बाद आपने जो बॉडी पार्सर उसको करना है कांस्टेंट और बॉडी पार्सर, बॉडी पी इसका कैपिटल पार्सर, और यहाँ पे हम इसको करेंगे रिक्वायर। और जिस तरह से बाकी पैकेजेस को हमने ऐड किया उस तरह से हम बॉडी पार्सर को कर लेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेस हो गया, मोंगोज हो गया, बॉडी पार्सर हो गया, ये आपके पास तीनों जो है वो हो गए। अब आपका जो है नोडबॉन वो आपका पहले से रन कर रहा है। अभी आपके जो 4 पैकेजेस हैं इन्होंने रन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mongoose.connect। जब आप mongoose.connect लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे एक एड्रेस देना है जिसके अंदर हम अपना MongoDB जो आपकी डेटाबेस है उसका आप एड्रेस दोगे। तो उसके लिए आऊँगा अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इसको देखना है लोकल होस्ट और ये 27017, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लो और उसके बाद आप यहाँ पे इसका एड्रेस लिखो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखोगे MongoDB ये वाला, और उसके बाद आप यहाँ पे $, उसके बाद लोकल होस्ट और 27017 ये इसका सर्वर है। उसके बाद आपने इसको देना है डाटाबेस का नाम। तो आपने कौन सी डाटाबेस क्रिएट की है वो देनी है। उससे पहले आपने यहाँ पे जो एक्सप्रेस है उसको आपने एक वेरिएबल में कर लेना ऐड। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐप, और ऐप के अंदर मैं क्या करूँगा एक्सप्रेस। अब जब भी हमने एक्सप्रेस को यूज़ करना है तब हम ऐप को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक और कांस्टेंट यूज़ कर लो, और यहाँ पे मैं इसको पोर्ट भी हम स्टोर कर लेते हैं किस पोर्ट के ऊपर हम इसको रन करना चाहें। तो मैं इसको मैं प्रोसेस, आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख दो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रोसेस और उसके बाद जो एक प्रॉपर वे है प्रोफेशनल वे है वो करूँगा, और उसके बाद पोर्ट। तो पोर्ट अगर कोई भी रन नहीं होती तो हमारे पास ये यहाँ पे $: लगा के उसके बाद आपने 8080 आप कोई भी अपनी यहाँ पे पोर्ट लिख सकते हो। एक दफ़ा मैं इस लाइन को कर रहा हूँ कॉमेंट आउट, और हम एक दफ़ा लाइव जो सर्वर है उसको हम एक दफ़ा ओपन कर लें। तो यहाँ मैं लिखूँगा app.listen, यहाँ पे लिसन ये आ गया, और इसके अंदर हम देंगे 8080 हम तब देते अगर हमने यहाँ पे ना लिखा हुआ था। अब हमारे पास 8080 जो है पोर्ट के अंदर स्टोर है, तो मैं इसको यहाँ पे पोर्ट दे दूँगा, यहाँ पे पोर्ट, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसे चेक भी कर लेता हूँ app.get, और गेट के अंदर हम जो इसका इंडेक्स पेज है इसके ऊपर एरर, सेकंड इसका रिस्पॉन्स, और response.send हेलो सेव किया, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट 8080 इंटर। तो हमारे पास इसको ओपन होना चाहिए हेलो को। तो ये हमारा अच्छा इसमें हमारे पास कोई एरर आ रहा है इसमें। अच्छा इसमें हमने इक्वल साइन और ये ग्रेटर देन नहीं लगाया क्योंकि हमने एरो फंक्शन को डिफाइन इस तरह से करते हैं। इसको अगेन रीलोड करते हैं तो हमारे पास हेलो आ गया। अब हमारे पास जो सर्वर है वो कम्प्लीटली रन कर रहा है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे अपना जो मोंगोज है उस जो डेटाबेस है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे mongoose.connect mongodb/localhost/ ये आपके पास 27017, उसके बाद आप
कि जो डेटाबेस है उसका नाम, किस डेटाबेस के साथ आपने इसको यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे डेटाबेस अगर आपके पास नहीं होगी तो जब आप इसको रन करोगे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। मैं इसमें अपनी जो डेटाबेस है यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने क्रिएट की, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। आप यहाँ पे स्टूडेंट, हम इसको दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, और इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्रिएट डेटाबेस। ये आपका स्टूडेंट डाटा, और उसके बाद आपका पास आ गया स्टूडेंट, और अच्छा ये नहीं, ये हमारा सेकंड वाला, ये स्टूडेंट डिटेल, और स्टूडेंट डिटेल के अंदर हमारे पास जो कलेक्शन है वो स्टूडेंट है। अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट डिटेल्स और ये स्टूडेंट डाटा हमारे पास लास्ट वाली जो मैंने बनाई थी वो है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, इसको हमने क्लिक किया तो इसके अंदर स्टूडेंट्स वाला कलेक्शन हमारे पास आ गया। तो अब ये जो डेटाबेस का नाम है वो हमारे पास है स्टूडेंट डिटेल। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके आगे मैं यूज़ कर लूँगा, और इसको थोड़ी सी स्पेस दे के, अच्छा ये लाइन भी ब्रेक कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में ही करूँगा ये वाला। और उसके बाद इसमें जो सेकंड पैरामीटर है वो हम इसके अंदर पार्सर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स और लिखेंगे हम यहाँ पे यूज़ न्यू और URL पार्सर और ट्रू हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे जो एक वेरिएबल लेंगे उसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे मोंगोज के अंदर। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका एक दफ़ा जो कोड है वो सही तरीके से नज़र आता रहे। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट db डॉट मोंगोज कनेक्शन, मोंगोज ये हमारे पास जो आ रहा है ऊपर ये मोंगोज ये वाला db डॉट मोंगोज, बल्कि यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल मोंगोज डॉट कनेक्शन बस। अच्छा मैं जब फर्स्ट टाइम इसको कर रहा था तो मैं यहाँ पे ना ये पेरेंथेसिस लगा देता था, ये आपने नहीं लगाने, आपने मोंगोज डॉट कनेक्शन इस तरह से लिखना है। और उसके बाद db डॉट ऑन, अगर हमारे पास जो db है वो ऑन होती है और इसमें अगर हमारे पास एरर आता है तो यहाँ पे आप कम्प्लीटली एरर लिखो, एरर। देन आपके पास क्या करो कि एक एम्प्टी हम एरो फंक्शन चलाएंगे, इसमें कोई पेरेंथेसिस नहीं देंगे और इसमें हम लॉग, और इसके अंदर हम करेंगे एरर इज़। और अगर हमारे पास एरर नहीं होता तो हम यहाँ पे लिखेंगे db डॉट वंस, यहाँ पे वंस और यहाँ पे ओपन, और सेकंड हम इसमें सेम उसी तरह से एरो फंक्शन देंगे। और यहाँ पे हम प्रिंट इसमें करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग में कनेक्टेड, यहाँ पे लॉग और कनेक्टेड इसको हमने किया यहाँ पे सेव, और यहाँ पे आपने चेक करना है। अब यहाँ पे आ गया कनेक्टेड, इसका मतलब है हमारे पास जो डेटाबेस कनेक्शन है वो हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे एक राउटर जो है वो लगाओ, राउटर भी आप लगा सकते हो, या पहले आप व्यू इंजन बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर सबसे पहले राउटर लगाऊंगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाओगे, उसको आप नाम कोई भी दे बल्कि आप उसको राउटर से नाम दोगे ROUTERS राउटर्स। इसको एंटर किया और इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल लूँगा, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको दूंगा home.js दिया। तो ये इसके अंदर हम अपना जो राउटर है वो लगाएंगे। तो इसको हम जो सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे वो हमारी इस तरह से होगी कि हम सबसे पहले जो एक्सप्रेस है उसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर हम एम्बेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट और एक्सप्रेस, और उसके बाद रिक्वायर, ये जिस तरह से हम इसको रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर और एक्सप्रेस, ये हमारे पास एक्सप्रेस इसके अंदर आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे कांस्टेंट लोगे एक, और उसको आप नाम दोगे राउटर, नॉट कॉन्ट कांस्टेंट राउटर, और इसको आप इक्वल करोगे एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट राउटर जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जब हम मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं
मॉड्यूल्स और उसके बाद डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम देते हैं जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है। तो हमने राउटर को एक्सपोर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे राउटर जो है उसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद इसको हम यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पे लिंक करेंगे अपने app.js में। तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे दूसरे हमारे पास पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, तो यहीं पे इसको भी यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्टेंट, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दूंगा होम राउट्स, और इसको हम इक्वल करेंगे रिक्वायर, और इसका हम अब देंगे URL। तो हमारे पास URL इसका क्या बांध रहा है, हमारे पास राउटर वाला फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास होम। अब ये होम राउट्स जो हमारे पास ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है, इसके अंदर अब लिंक हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए अब यहाँ पे हम जो एक्सप्रेस है उसका सहारा लेंगे। अब इस लाइन को आप चाहे यहाँ पे डिलीट कर दो, और यहाँ पे आप लिखो app.use, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल प्रिंसेस। अब इसको स्लाइस दोगे, इसका मतलब इंडेक्स के ऊपर। अब इंडेक्स के ऊपर हमारे पास होम राउट जो है वो वर्क करें। अब यहाँ पे आपको ना स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी एक दफ़ा इसको सीखते वक्त। मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल यानी इजी और स्लो वे में चल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी, मतलब स्टार्ट में समझ नहीं आती। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल और वीडियो को थोड़ा स्लो रख रहा हूँ, और अपनी आवाज़ को भी, और साथ में मैं बिल्कुल कोई चीज़ फास्ट कर ही नहीं रहा, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। तो app.use होम राउट्स, अब ये क्या होगा, इंडेक्स के ऊपर आपका होम राउट्स जो है वो वर्क करेगा। अब जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखना था अब यहाँ पे लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर अब मैंने अगर इंडेक्स के ऊपर कोई चीज़ शो करवानी है, तो यहाँ मैं लिखूँगा राउट्स, और राउट्स के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे स्लैश यूज़ करते हैं, और कोई इसमें अंदर कोई चीज़ नहीं लगाते। तो सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं एरर, और उसके बाद हम इसको देते हैं रिस्पॉन्स एरर फंक्शन। ये मैंने आपको जो Node.js का कोर्स है उसमें भी बताया था, एक्सप्रेस वाला जो आपके पास कोर्स है उसके अंदर भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे इसमें लिखूँगा हेलो, और इसको किया सेव। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे राउट्स डॉट गेट, ये हमने लगाना राउटर डॉट गेट, इंटर। अब सेव किया, और यहाँ पे अब ये हमारे पास हेलो आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो ही लगाया है। तो हेलो की बजाय इसमें अब लिख दूंगा हेलो बाबर, सेव किया, और फिर इसको करते हैं रीलोड। तुम्हारे पास आ गया हेलो बाबर। अब इस तरह से हमारे पास जो राउट्स हैं, हमारे पास जो राउटर वो हम लगा सकते हैं। अलग से हमारे पास राउटर बन जाएंगे, जिसके ज़रिए हमारा क्या होगा, कोड और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास ये एक लग गया। अब हमारे पास एक चीज़ है, वो हमारे पास है व्यू इंजन, जिसके अंदर हम अपना HTML का जो कोड है उसको आप शो करवाते हो अपने ब्राउज़र के अंदर यूजिंग Node.js। तो उसके लिए भी वो भी इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आपने एक चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पे आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है, और बाकी चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। यहाँ पे आप होम राउट यूज़ कर रहे हो ना, इसके ऊपर आप यहाँ पे यहाँ पे लिखो app.set, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका है, और इसके अंदर सबसे आप लिखो व्यू और इंजन, और यहाँ पे व्यू इंजन आपका कौन सा, EJS, दैट्स इट। आपने इतना बस लिखना है, आपका व्यू इंजन जो रेडी हो गया। अब आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, इसके अंदर, किसी और फोल्डर के अंदर नहीं, मेन जो आपकी डायरेक्टरी है इसके अंदर। इसको आपने नाम देना है व्यूज़, इसको कोई और आपने नाम नहीं देना, इसको आपने नाम देना है व्यूज़। और आप इस व्यूज़ के अंदर आपने कोई भी फाइल बनानी है, जिस तरह से आप index.html की बनाते हो, और लेकिन आप यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज होगा। मैं इसको अब लिखूँगा index.ejs, जो आप यहाँ पे इसको देख रहे हो ना फॉर्मेट EJS, ये आपका व्यू इंजन कौन सा बना रहा है, EJS। इसके अलावा और भी आगे भी है, लेकिन हम इसमें EJS यूज़ करेंगे, जो कि ज़्यादा यूजेबल भी है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो index.ejs इसको मैं यहाँ पे करूँगा। अब इस फाइल को आपने रन अगर करवाना है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हमारा यहाँ पे होम राउट आ रहा है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आप यूज़ करो response.send। अब यहाँ पे आप यूज़ करोगे response.render। जिस तरह से अगर आपने किया है रिएक्ट किया, तो रिएक्ट में आप किसी भी फाइल को, किसी भी कंपोनेंट को रेंडर करवाते हो, और यहाँ पे अपनी जो फाइल उसका आप नाम दोगे जिसको आपने रेंडर करवाना है, तो वो आप दोगे उस फाइल का नाम जो आपके
व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है, क्योंकि अब किसी भी फाइल को रेंडर करवाने के लिए आपका व्यू इंजन वर्क करेगा। अब आपका व्यू इंजन जो है वो डिपेंड कर रहा है व्यूज़ वाले फोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स। अब क्या होगा कि इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये इंडेक्स वाला जो व्यू है, इंडेक्स वाली फाइल ये रन होगी। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब यार नो डिफ़ॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड। अच्छा, ये हम इसको एक दफ़ा देखते हैं। रिस्पॉन्स रेंडर यहाँ पे ऐप डॉट सेट व्यू और इंजन में भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, वाओ EJS, ये भी बस ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ एक दफ़ा और एक दफ़ा दोबारा रीलोड करता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। वो हमने फाइल को सेव नहीं किया था, इसको ना यहाँ पे हमने लगाया था ना EJS, इसको हमने सेव नहीं किया था, इस वजह से काम वर्क नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंडेक्स, इसके अंदर मैं कोई भी कोड लेके इसको अगर सेव करके यहाँ पे करूँगा तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे। तो सिंपल जिस तरह से आप HTML का कोड लिखते थे वही आपके पास कंप्लीट ये आपके पास एक वर्जन आ रहा है, एक आपके पास कंप्लीट HTML कोड लिखने की सलाहियत दे रहा है आपको। लेकिन इसके अंदर आप अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो भी आप लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे दूंगा इंडेक्स, इसका टाइटल इंडेक्स दे दूंगा और इसके अंदर सेव किया इसको और यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड, ये आ गया। दैट्स इट। अब आपका व्यू इंजन बन गया। अगर आपने इसको किसी और URL के ऊपर रन करवाना है वो भी आप करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो इंडेक्स पेज है ये तब ओपन हो जब इसका URL बने शो। इसको मैं सेव करूँगा। अब इसके ऊपर ये हमारे पास रन नहीं करेगी ये फाइल, यहाँ हमारे पास कैन नॉट गेट आएगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर आगे मैं लिखूँगा शो तो ये हमारे पास फाइल जो है वो रन होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो व्यू इंजन है वो काम करता है। और साथ हमारे पास रोटर भी मिल गया, रोटर भी हो गया, व्यू इंजन भी हो गया। अब इसके ज़रिए हम अपना जो कोड है उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हो गया। और अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, क्योंकि हमने इसको इंडेक्स के ऊपर ही चलाना है। अब इसके अंदर हमने ना CSS की फाइल जो है वो लिंक करनी है। अब ये तो हमारे पास सिंपल आ गया। सबसे पहले मैं इसमें जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो फॉर्म का कोड है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म का कोड आ गया, ये इस डिव से लेकर इस डिव तक। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि हमने फॉर्म तो लगाना ही है ना। अब इसका फॉर्म का आपने सिंपल फॉर्मेट देख लेना, कोई मुश्किल नहीं। इसमें जस्ट 2 फील्ड है। एक आपके पास है इसकी ये इंडेक्स की, जिसमें इसकी जो फील्ड है वो उसका नाम है नेम, और जो सेकंड हमारे पास आ रहा है वो ईमेल। ये आपको जो HTML का कोड है ये आपको नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में जो CSS की फाइल्स होंगी उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्शन इसका ऐड, अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसको जब मैं एक्शन परफॉर्म करवाऊँगा इसमें आपको शो करवाऊँगा। मेथड इसका पोस्ट होगा और इसको सेव किया। और अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म जो है वो वर्क करेगा। इसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इसको हम स्टाइल करना। अब स्टाइल करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप CSS फाइल का लिंक देते हो। लेकिन यहाँ पे आपने अगर CSS की फाइल को यूज़ करना है ना, उसको आप इस तरह से लिंक नहीं करोगे। आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाओगे। यहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर को आप कोई भी नाम दोगे। मैं इसको नाम दूंगा पब्लिक और इसको मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। ये हमारे पास पब्लिक फ़ोल्डर बन गया। अब पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा, इसको ना दूंगा मैं CSS, क्योंकि अगर इसके अंदर मैंने कोई CSS की फाइल इंक्लूड करवानी है, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करवानी है, तो वो मैं पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर लिखूँगा। अब CSS के अंदर मुझे एक और फाइल चाहिए, उसको आप मैं नाम दूंगा home.css और इसको मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। home.css हमारे पास आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी CSS का कोड लिखूँगा तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे लिंक किस तरह से करूँगा, जस्ट आपने करना है यहाँ पे लिंक, जिस तरह से आप नॉर्मल CSS की फाइल को लिंक करते हो, या बल्कि मैं यहाँ पे लिंक लिखूँगा तो यहाँ पर सारा बन जाएगा लिंक CSS। तो यहाँ पे आप इसका URL दोगे यहाँ पे। अब पब्लिक जो फोल्डर है ना, इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, app.js में आना है और app.js में आपने यहाँ पे लिखना है app.use और express.static और उसके बाद उस फोल्डर का आप नाम दोगे। अब फोल्डर का नाम हमारे पास पब्लिक है तो मैं यहाँ पे दूंगा पब्लिक। अब ये फोल्डर हम एज अ पब्लिकली यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे पास फोल्डर इस तरह से है कि समझ लें हर फाइल के साथ ये पब्लिक है। जब भी आपने किसी भी फाइल को लिंक करना है तो आपने पब्लिक नहीं लिखना डायरेक्टली उस फाइल का, इस पब्लिक के बाद जो फोल्डर बांध रहा है ना उसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ।
अब ये आपने लाजमी लगाना है, अगर आप ये नहीं लगाओगे आप कभी भी CSS फाइल एक्सटर्नल फाइल को लिंक नहीं कर सकोगे, तो ये आपने लाजमी लगाना है। अब इंडेक्स में आया और यहाँ पे आप लिखोगे CSS और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल का नाम, फाइल हमारे पास बन रही है हमने कोई home.css, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे रन किया, इसको यहाँ पे एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास फाइल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब इसकी जो ये हमारे पास CSS का कोड है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी किया और home.css यहाँ पे लगा दिया। अब ये CSS का कोड ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा home.css का। अब ये हमारे पास एक जो समय फाइल है वो रेडी होगी। एक हमारे पास फॉर्म बन गया, जो हमने फॉर्म लगाया था बस उसी को इसने स्टाइल कर दिया। अब ये ग्रेडियंट किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एटसेट्रा, ये अब ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म किस तरह से बनाते हैं ये वाला, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया वो आपको 60 डे CSS चैलेंज वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर मिल जाएगा। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो ये आपने फॉर्म वहाँ से लगा लेना है और यह आपका फॉर्म आ गया। अब इसके ऊपर हमने नेविगेशन बार लगानी है, तो नेविगेशन बार का ये हमारे पास कोड आ रहा है, तो मैं इतने कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं इसके ऊपर लगा लूँगा, इसके ऊपर। अब इसमें कोड को शॉर्ट किस तरह से करते हैं और ये चीज़ें मैं जो है ना वो नहीं कर रहा। अब इसके जो लोकल होस्ट है वो हमारे पास 8080 है, तो यहाँ पे मैं 8080 दे दूँगा। इसको सेव किया, अब इसका एक दफ़ा शो भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जस्ट इसमें हैश ऐड कर रहा हूँ, हैश सेव किया और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ऊपर ये एक नेविगेशन बार भी लग गया। अब इसकी जो CSS है वो मैंने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है home.css में, इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से स्टाइल अप्लाई हो रहा है। जैसे आप CSS इसके अंदर ये ऐड करोगे home.css में, ये आपको फाइल दे दूंगा नीचे, तो ये आपके पास भी सेम इस तरह से काम करेगी। तो ये आप ये ऊपर देख रहे हो नेव बार, UL, बॉडी, वो ये सारे जो स्टाइलिंग है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंट की हुई है। अब ये तुम्हारे पास एक फॉर्म बन गया और अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्म के ऊपर हमने जो डाटा है उसको इंसर्ट करना है डाटाबेस के अंदर। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे एक और फोल्डर बनाओगे इसी के अंदर, यहाँ पे आप पब्लिक यूज़ कर रहे हो। अब इसके अंदर आप एक फोल्डर बनाओगे मॉडल का, तो इसको यहाँ पे हम नाम दोगे मॉडल्स और इंटर। अब इसके अंदर आप एक फ़ाइल लोगे, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दूंगा club.js। कोई भी आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पहले क्लब के नाम से ये बनाया था तो मेरे जहन में भी वही है क्लब, तो इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब यहाँ पे आप ना स्कीमा बनाते हो, स्कीमा मोंगोज की मदद से। उससे क्या होता है कि आप जिस तरह से नॉर्मल आप बना रहे होते हो ना, यानी बना रहे होते हो टेबल्स और उसमें रोज़ आईडीज़, अगर आपने MySQL डेटाबेस की है तो इसमें आपको वो सारी जो जंजल है ना उससे आप निकल आते हो। सिंपली आप यहाँ पे स्कीमा लगाते हो, इसके अंदर आप अपनी फील्ड्स देते हो और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लिखूँगा और उसको आप नाम दोगे मोंगोज और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर करोगे मोंगोज, ये आ गया मोंगोज। और उसके बाद यहाँ पे आप कांस्टेंट और स्कीमा क्या पे लिखोगे मोंगोज, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा होता है, तो यहाँ पे आपके पास स्कीमा आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पे हम लेट क्लब स्कीमा और यहाँ पे आप लिखोगे न्यू स्कीमा, यहाँ मैंने डबल ही डाल दिया तो उसका कोई मसला नहीं है, स्कीमा न्यू स्कीमा। और यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट। सबसे पहले इसमें क्या फील्ड दोगे, नेम। अब नेम आपके पास क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, आपके पास वो डिजिट्स हैं, वो आप क्या है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इसकी टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग, हम डाटा जो है इन स्ट्रिंग फॉर्म जो है वो ऐड करवा रहे हैं, बस स्ट्रिंग हो गया। बाकी मैं इसमें रिक्वायर एटसेट्रा आप सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं वो चीज़ें कवर नहीं कर रहा। जस्ट अभी मेरा जो फोकस ज़्यादा है वो डाटा को इंसर्ट करने के ऊपर है। ईमेल और उसके बाद यहाँ पे टाइप, ईमेल की टाइप में यहाँ पे दूंगा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ईमेल को भी मैं एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इसमें मैं कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा। तो जस्ट ये इस तरह से आपका स्कीमा रेडी हो गया, ये आपका स्कीमा रेडी हो गया। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 फील्ड्स के लिए। अब आपके पास जितनी भी फील्ड्स होंगी
आप उस तरह से आप इनको ये जो डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल यूज़ करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद आप यहाँ पे दोगे मोंगोज डॉट मॉड्यूल, और यहाँ पे आप सबसे पहले उस जो आपकी कलेक्शन है उसका आप यहाँ पे नाम दोगे। अगर यहाँ पे आप कोई भी नाम दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो क्रिएट कर देगा, लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट्स के नाम से, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ करोगे ना, स्टूडेंट, बल्कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट ही यूज़ कर लें, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक वो जो जब कलेक्शन क्रिएट करेगा तो वो स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट कर देगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एस डाल देगा। अगर यहाँ पे आप अपने नाम से करते हो, आप कोई चीज़ आपको यहाँ से क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपकी फाइल रन होगी ऑटोमेटिकली ये जो कलेक्शन है, जो टेबल है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मैं दूंगा स्टूडेंट दूंगा, स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर नहीं भी मौजूद तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लब स्कीमा जो है इसको यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ सेव। यहाँ पे ये बस सेव हो गया, और यहाँ पे लेट क्लब स्कीमा न्यू स्कीमा, तो इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना, रिक्वायर मोंगोज, तो ये आपके पास बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक्चुअल में हमने डाटा जो है वो इंस्टार्ट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम जब भी आपने इसमें जो समझ लें डाटा को सेंड करना है, वो आपने करना है पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए। तो आप अपना जो होम डॉट जैसे राउटर है इसके ऊपर आप आओगे, तो अब आपका एक्शन परफॉर्म होगा ऐड के ऊपर। तो आपके पास ये जो फॉर्म आ रहा है index.egis, तो यहाँ पे ऊपर आप एक एक्शन दे दो स्लैश डाल के ऐड। मेथड आपका आपने इसका देना है पोस्ट, ये वाला पोस्ट, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे सेव कर दो, home.js में आ जाओ। यहाँ पे आप लिखो राउटर डॉट पोस्ट, जब भी यानी पोस्ट रिक्वेस्ट इसके ऊपर है और उसके ऊपर ऐड हो, मतलब उसका जो URL बांध रहा हो, उसका एक्शन बांध रहा हो, वो बांध रहा हो ऐड। तो इसके अंदर यहाँ पे हम यानी समझ लीजिए कि आपके पास एक URL बांध गया, आपके पास एक एक्शन परफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे सेकंड इसमें आप जो पैरामीटर देते हो वो आप देते हो फंक्शन, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। इसके लिए फर्स्ट हमारे पास होगा रिक्वेस्ट और सेकंड होगा रिस्पॉन्स, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको यहाँ पे खा लो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ हमारी रहेगी, वो हमारी रहेगी बॉडी पार्सर को हमने यूज़ करना है। तो app.js में आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे app.js के अंदर आप जो बॉडी पार्सर उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक दफ़ा गूगल पे आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ बॉडी पार्सर आप यूज़ किस तरह से करते हो, बॉडी पार्सर npm, क्योंकि बॉडी पार्सर की जो 2 लाइनें हैं वो आपने लाजमी ऐड करनी होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो 2 लाइनें होती हैं ना वो आपने ऑलमोस्ट हर फाइल में यूज़ करनी होती हैं, जो आपकी मेन फाइल है उसमें आपने यूज़ करनी होती हैं। यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, नीचे में भी यहाँ पे आ जाए, नहीं तो मेरे पास बल्कि यहाँ पे आ ही जाएंगी, क्योंकि सामने यूज़ करनी होती है। ये वाली 2 लाइनें, ये वाली, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और इसको अपनी जो आपकी app.js फाइल है इसके अंदर आपने इसको यूज़ कर लेना है। जहाँ पे आपके पास ये पब्लिक के बाद आप यहाँ पे एक कमेंट लगा दो बॉडी पार्सर, और इसके बाद इसको यूज़ कर लो। सिंपल आपका app.use बॉडी पार्सर अंडरस्कोर है, ये एक्सटेंडेड फॉल्स, और जस्ट आपने ये 2 लाइनें आपने कॉपी करके यहाँ पे लगा देनी है। फिर इसको मैंने कर दिया सेव, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे आपके पास home.js, हम यहाँ पे काम कर रहे थे home.js के ऊपर, तो यहाँ पे हम अब हमारे पास router.post ऐड हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे नेम, कांस्टेंट हम इसको नेम देंगे, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब यहाँ पे आपने कौन सा नेम यूज़ करना है, जो आप नेम, ये आपके पास इनपुट फील्ड का जो समझ लें नेम है ना, अब फर्स्ट आपकी जो इनपुट फील्ड है ये वाली, इसका नेम जो है हमारे पास नेम है, इसका हमारे पास नेम जो है ईमेल है। तो अब यहाँ पे नेम, अब यहाँ से क्या होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम। अब जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर हम नेम लिखेंगे उसको सबमिट करेंगे, तो वो हम उस नेम को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बॉडी से, उस जो हमारे पास पेज है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम, जो भी उसके अंदर नेम फील्ड है फॉर्म की, उसके ऊपर जो भी डाटा आ रहा है वो हमारा डाटा स्टोर करवा दो नेम वाली कांस्टेंट के अंदर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो हम अपने जो पेज है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास फॉर्म की बॉडी है उसमें से आपके पास एक नेम फील्ड की इनपुट मौजूद है,
जब भी सबमिट के ऊपर क्लिक करो तो उस नेम के अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो आप इस वेरिएबल के अंदर नेम के अंदर स्टोर करवा दो। मेक श्योर आपका ये जो एक्शन है यहाँ पे भी ऐड हो, यहाँ पे मतलब पोस्ट ऐड जो आपका एक्शन यहाँ पे हो, सेम आपका वही एक्शन जहाँ पे मौजूद हो, यहाँ पे एक्शन को। अब यहाँ पे मेरे पास एक्शन मौजूद है ऐड, और सेम हमारे पास यहाँ पे जो राउटर है वो भी मौजूद है, राउटर पोस्ट ऐड। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बॉडी से हमें नेम दो, और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास है ईमेल, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल दूंगा ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से हम अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ईमेल का डाटा दो, कि ईमेल फील्ड के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसको भी हमें एक्सेस दो। ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये इन नेम से, ये आपका नेम ईमेल, यहाँ पे नेम, इसका नेम, जो भी इनपुट फील्ड का नेम एट्रीब्यूट है ना वहाँ से आ रहा है। और जो लास्ट वाला आपके पास बटन है उसकी टाइप आपकी सबमिट होनी चाहिए, ये भी आपने एक दफ़ा ख्याल से देख लेना है। अब home.js यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहले इसको हम यहाँ पे कंसोल लॉग है जो हमारे पास कंसोल है इसके अंदर प्रिंट करवा के देख लेते हैं, console.log, और इसके अंदर नेम और ईमेल जो है वो हमें एक दफ़ा शो करवा दो। तो इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव करके एक दफ़ा इस पेज को हम करेंगे रीलोड। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 8080 के ऊपर। इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ नेम इसका मैं बाबर, ईमेल इसके अंदर कोई भी डाटा एक दफ़ा पेस्ट करके मैं इसको करूँगा सेव। ये हमारे पास रीलोड होने लग गया। अच्छा, आप जब आपके पास ये जो एरो ना रीलोड होने लग जाए, इसका मतलब आपने समझ लेना कि आपके पास कोड सही वर्क कर रहा है। अब देखो आप यहाँ पे बाबर और AF जो मैंने वहाँ उन फील्ड के अंदर डाटा दिया था उसने मुझे कंसोल के अंदर प्रिंट आउट करवा दिया। अब इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म किया। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये जो कंसोल है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद आपने ये जो हमारे पास क्लब वाला राउटर है, क्लब वाला आपने मॉड्यूल बनाया था, उसको आपने यहाँ पे रिक्वायर करना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लिखूंगा और इसको आप नाम दोगे क्लब। यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं वही नेम से इसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर यूज़ करूँगा, रिक्वायर, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा तो मॉडल, और उसके बाद हमारे पास क्लब। तो ये हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस क्लब के अंदर हमारे पास ये नेम और ईमेल मौजूद है, जिसके ज़रिए ये जो हमारे पास डाटा ये इस जो हमारे पास कलेक्शन है इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अब क्लब को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके नीचे आया। अब यहाँ पे कंसोल के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लब। यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से एक वेरिएबल लगाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ कांस्टेंट और क्लब। इसका यहाँ पे मैं सी जो है वो स्मॉल लिख रहा हूँ, या ये क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट के ये केस सेंसिटिव है। अगर आप एक वेरिएबल का नाम दे देते हो बाबर बी कैपिटल और एक का नाम दे देते हो बाबर बी स्मॉल, तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होती हैं, तो ये आपका केस सेंसिटिव है। तो न्यू यहाँ पे मैं क्लब इसका सी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे न्यू डॉट क्लब इसका कैपिटल, यहाँ पे इसकी हमारे पास छोटी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट। तो इसका फर्स्ट डाटा मैं दे रहा हूँ नेम, सेकंड इसका मैं दे रहा हूँ ईमेल यहाँ पे। अब ये जो नेम वाला डाटा है ये आपका मैच कर रहा है इस नेम के साथ, और ये जो आपके पास ईमेल वाला डाटा है ये मैच हो रहा है इसके साथ। और ये डाटा आ कहाँ से रहा है, आ आपका यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी किससे रहा है। आई होप आपको यहाँ पे इसकी समझ आ रही होगी यहाँ पे। और उसके बाद आप क्या करते हो कि ये जो आपके पास क्लब है ये वाली वेरिएबल, इसके अंदर आप डाटा को सेव करते हो। यहाँ पे आप क्लब डॉट सेव, जस्ट आपने इतना लिखना है, आपका काम जो है वो रेडी हो जाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सबसे पहले आप दोगे एरर, यहाँ पे एरर, अगर हमारे पास एरर आता है देन हमारे पास एरर को प्रिंट आउट करवा दो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इफ़, या डायरेक्टली इसके अंदर लिख लें तब भी कोई मसला नहीं, इफ़ एरर, और तब हमारे पास क्या हो कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर इज़। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें रीडायरेक्ट कर दो, एल्स रिस्पॉन्स, ये हम यहाँ पे रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं, ये वाला रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट हमें कर दो इंडेक्स पेज के ऊपर, दैट्स इट। अब इसको मैं यहाँ पे करूँगा सेव, और यहाँ पे ठीक हो गया। तो
अब मैं इसको यहाँ पे डाटा को अगेन स्टार्ट करता हूँ। इसको यहाँ पे एक दफ़ा रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद इसके अंदर नेम बाबर, ईमेल, इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख के सेव करूँगा। तो ये आपको यहाँ पे पेज रीलोड हो गया। और यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये टेबल मौजूद है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रीलोड। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास डाटा जो है वो आ गया। ये आपके पास बाबर एफ जो हमने वहाँ पे नाम दिया था। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। बाबर के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर, और यहाँ पे लिखता हूँ आंसर @gmail.com, और इसको करता हूँ यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे इसको करूँगा रीलोड। तो यहाँ पे आपके पास डाटा मौजूद हो गया। अब कितनी आसानी के साथ हमने डाटा को इंसर्ट भी कर लिया, और यहाँ पे हमने फॉर्म भी बना लिया, AGS के ज़रिए हमने इसका व्यू इंजन भी बना लिया। अब ऑलमोस्ट ये वीडियो तो काफ़ी यहाँ तक लंबी होगी, लेकिन आपके काफ़ी कंसेप्ट जो हैं वो Node.js के हवाले से मैंने कवर अप कर लिए हैं, क्योंकि आपका CRUD ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ तक आप इस एक दफ़ा डाटा को इंसर्ट करो। अब इसके बाद हम जो डाटा है इसको हम फाइंड करते हैं। तो अब एक दफ़ा इस कोड को आपने लाजमी देख लेना। मैं इसको आप यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये आपका जो स्टूडेंट्स है, ये आपका यहाँ पे अगर आप इसका नाम चेंज कर दोगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं स्टूडेंट के बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ टीचर, जस्ट फॉर एग्जांपल इसका मैं टीचर लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये टीचर वाला टेबल बना लेगा और साथ उसमें एस ऐड कर देगा। यहाँ मैं DF और कोई भी लिख के सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रीलोड किया तो ये इसने टीचर्स बना लिया खुद ही से। इसको इंटर करूँगा, ये इसने के अंदर डाटा भी इसने ऐड करवा लिया, जो मैं चीज़ आपको पहले बता रहा था। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी नाम दोगे, चाहे आपने यहाँ पे क्रिएट किया है कि नहीं क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली उसको ये क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको स्टूडेंट ही रहने देता हूँ, जो कि हम काम कर रहे हैं जिसके साथ। और ये जो टीचर है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से डिलीट, और टीचर्स का नाम मैंने किया कॉपी। हाँ जी, मुझे टीचर्स को डिलीट ही करना है यहाँ पे, और ड्रॉप कलेक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, अब जो भी हमारे पास डाटा होगा वो स्टूडेंट्स वाले फोल्डर के अंदर आएगा। जब भी हम डाटा को फाइंड करेंगे तो भी हम यहीं से फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करो। अब बाकी जो हम डाटा को फाइंड करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हमने डाटा को ना शो करवाना है अपने पेज के अंदर, एक टेबल के अंदर। तो उसके लिए मैं अपने अगेन रोटर वाले पेज के अंदर आऊँगा, जहाँ पे हमने रोटर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट तक कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिएट और इंसर्ट डाटा। अब यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ फाइंड डाटा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये कोई मुश्किल बात नहीं। इसमें आपने जस्ट एक दफ़ा गौर से इस चीज़ को देखना है, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने राउटर, जो हम राउटर यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर हमने लगाए हुए हैं ये वाले राउटर। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पे हमने router.express के हम राउटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं यूज़ करूँगा router.get। गेट हमारे पास URL बनेगा, और URL किस URL के ऊपर हमने इसको शो करवाना है, शो के ऊपर। जब URL सर्च बॉक्स में शो आए तब आपके पास ये एक फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, जो आपके पास ऑलमोस्ट हर, जब भी आप एक गेट फंक्शन लिखते हो, जब आप इसमें कोई राउटर लगाते हो, तब आप यहाँ पे सबसे पहले उसका URL देते हो, सेकंड उसको आप फंक्शन देते हो। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो इसमें आप पैरामीटर दोगे। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्लब, जो आपका क्लब डॉट फाइंड, अब क्लब के अंदर आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है, वो मैंने आपको बताया था ना club.js के ज़रिए। अब यहाँ से हम उसी को हम फाइंड करेंगे। तो पहला पैरामीटर इसको मैं दूंगा एरर, और सेकंड इसको मैं दूंगा डॉक्स। अब डॉक्स क्या है, डॉक्स के अंदर आपका कंप्लीट डाटा जो है वो मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर हमारे पास एरर आता है, इफ़ एरर, तो हमारे पास थोड़ा कर दो एरर, तब हमारे पास एरर आ जाए। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो हमें क्या करो, तब हमारे पास जो हमारा डाटा है उसको आप शो करवा दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, एरर किस चीज़ का आ रहा है, club.find एरर। इसको मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ, एरर आना नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट का आ गया। इसको एक दफ़ा यहाँ से मैं करता हूँ ख़त्म। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स आनी थी ना, एक हमारे पास आनी थी फाइंड की, यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे। अब फाइंड के अंदर हम एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे फंक्शंस के लिए। तो पहले इसको दूंगा एरर, सेकंड इसको दूंगा मैं डॉक्स।
और यहाँ पे हम यहाँ पे आ गया। अगर हमारे पास एरर आता है इफ़ एरर, तो हमारे पास थोरो कर दो एरर को, थोरो हमारे पास थ्रो ये वाला एरर। और अगर हमारे पास एरर नहीं आता देन क्या करो, तो हमें यहाँ पे कंसोल में एक दफ़ा डाटा को शो करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डॉक्स इसको करूँगा यहाँ पे सेव, और इसको यहाँ पे अब हमारा डाटा जो है यहाँ पे कंसोल में शो होगा, किस यूआरएल के ऊपर, शो के ऊपर। तो यहाँ पे आगे इसके आगे मैं लिखूँगा शो और इंटर किया, तो ये हमारे पास रीलोड हो रहा है, इसका मतलब कोड हमारे पास सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया सारा, ये देखिए जो डाटा हमारे पास डेटाबेस में मौजूद था वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे कंसोल में। अब हमने इसको पेज में किस तरह से शो करवाना है, उसके लिए आप यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हो। टेक्निक आपकी क्या होगी कि आप यहाँ पे यूज़ करोगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, आप एक पेज को रेंडर करोगे यहाँ पे। अब रेंडर आप किसको करोगे, आप कोई भी यहाँ पे पेज जो है वो लगा सकते हो। मैं इसमें पेज लगा देता हूँ शो, और इसका भी सेम हम सेकंड इसको देंगे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टूडेंट्स एक वेरिएबल लेंगे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर इसको स्टोर करवाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है और इसको हम इक्वल कर देंगे डॉक्स के। अब जब भी हमने डॉक्स का डाटा हमने यूज़ करना तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से रख सकते हो, लेकिन चूंकि हमारा जो कलेक्शन है टेबल है उसका नाम हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो उसी का नाम यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हम व्यू यूज़ कर रहे हैं इसका शो, मतलब शो पेज। तो यहाँ पे हम व्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक और पेज बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शो डॉट EJS आ गया, और यहाँ पे इसको हमने सेव किया। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसको रीलोड करता हूँ, और इस यहाँ पे रीलोड किया, तो अब ये हमारे पास शो वाला पेज आ रहा है। अब शो पेज के अंदर हमने कोई चीज़ लिखी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई चीज़ शो ही नहीं हो रही। इसमें कोई भी डाटा लेकर मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो ये हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पेज है बिल्कुल परफेक्टली ठीक काम कर रहा है। अब सिर्फ मैंने इसको एक दफ़ा चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो लिखता हूँ, जिसके अंदर हमने जो डाटा लिखा है ना वहाँ पे, मतलब ID एटसेट्रा, उसको यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बल्कि हम इसके अंदर डायरेक्टली टेबल लगा के इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे शो के अंदर आता हूँ, ये हमारे पास टेबल आ रहा है, कंट्रोल U, तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे टेबल से कॉपी किया, और इसको हम इस TR तक कॉपी करेंगे, या बल्कि हम इसको कम्प्लीटली एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको एडिट कर लेंगे। कॉपी यहाँ पे आया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट डाटा ये आ रहा है। इस TR को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इस TR को भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये हमारे पास हेडिंग वाली आ गई TH, और ये हमारे पास आ गई T बॉडी। अब T बॉडी के अंदर ये हमारे पास TR, और ये हमारे पास ID वाली आ गई। तो इसको एक दफ़ा मैं सेव करके जस्ट हमने शो करना पेज के अंदर, ये हमारे पास आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टाइल करता हूँ। तो स्टाइल करने के लिए सिंपली हमने CSS की जो फाइल्स हैं उनको लिंक कर देना है। तो इसको एक दफ़ा मैं कट करके HTML का पहले कोड लिख लूँ, HTML5 यहाँ पे, और अब ये जो हमारे पास टेबल थे उनको यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे आ गया। इसके अंदर सबसे पहले हम CSS की फ़ाइल को लिंक करते हैं, लिंक और CSS/home.css, इसको सेव किया और रीलोड किया, तो ये मेरे पास होम आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ style.css। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसका कोड जो टेबल का कोड है वो हमारे पास अलग से है, तो CSS के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको नाम देता हूँ style.css। इंटर किया, और यहाँ पे हमारे पास स्टाइल वाला फोल्डर आ रहा है, ये वाला, ये style.css। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, और यहाँ फिर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया। और अच्छा, ये हमारे पास अब वर्क नहीं कर रहा। अब मैं इसका आपको बताता हूँ, जब आप CSS फाइल को यूज़ करते हो ना, समटाइम्स बल्कि अक्सर औक़ात आपको इसके साथ ये स्लैश लगानी पड़ जाती है, ये वाली। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपके पास CSS की फ़ाइल जो है परफेक्टली काम करेगी। ये देखो,
अब काम कर रही है ना, लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने यूज़ किया तो हमारे पास ये टेबल आ गया। अभी इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन नीचे इसके अंदर ये व्यू बटन और डिलीट बटन, इसकी ये सारी स्टाइलिंग जो हमारे पास ये स्टाइल और CSS फाइल के अंदर मैंने लिखी हुई है। ये आपको दोनों CSS की फाइल में दे दूंगा, वो आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। ये आपको दोनों HTML की फाइल भी दे दूंगा ताकि आपको इसका टेबल स्ट्रक्चर है वो भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे शो में आता हूँ। शो में हमारे पास ये तो हमारे पास कोड जो है वो टी हेडिंग तक, ये हेडिंग तक ये तो कोड हमारा रहेगा कॉमन, इसको तो हमने चेंज करना नहीं है। बाकी ये हम यहाँ से इसको कर देते हैं एक दफ़ा, हम डिलीट, चलो डिलीट ही कर देते हैं। जैसे इसकी क्लास वगैरह के नेम का होगा तो वो हम वहाँ से देख लेंगे। टी बॉडी, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और शार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये टी बॉडी, अब टी बॉडी के अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो हमारा जो कोड है वो आ रहा है यहाँ से, ये स्टूडेंट्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, शो में आया। अब यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमने अगर जावास्क्रिप्ट कोड लिखना होता है ना EJS के अंदर, आप यहाँ पे यूज़ करते हो ग्रेटर देन, फिर आप देते हो परसेंटेज, डबल परसेंटेज आप लगा के, और यहाँ पे इसको आप ऐसे क्लोज कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर सबसे आप पहले आप स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच, यहाँ पे आप लूप यूज़ करोगे फॉर ईच। अब ये लूपिंग एटसेट्रा ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाई हुई हैं जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स के अंदर। अगर किसी को इसके हवाले से कोई सवाल है तो वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड जो कोर्स है वो एक दफ़ा देख सकता है। तो यहाँ में मैं फॉर ईच के बाद मैं इसको ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना एक दफ़ा, बल्कि इसका लिखा रहने दे, कोई तब भी कोई मसला नहीं। फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद यहाँ पे हम प्रिंसेस, फिर इसके बाद प्रिंसेस, इसके अंदर हम नाम देंगे इसको स्टूडेंट्स फॉर ईच स्टूडेंट। अब हर एक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो एक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब जब हमने एक लूप के अंदर आ रहा होगा तो जो स्टूडेंट है हर एक का जो डाटा उसको स्टोर भी करेगा, लेकिन एक समझ सीक्वेंस के साथ आपको डिस्प्ले भी करवा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन, ग्रेटर देन, और उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के बाद आप इसको यहाँ पे एक दफ़ा कर दो क्लोज, क्योंकि इसके बाद आपने HTML को कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन और यहाँ पे क्लोज, इसको क्लोज किया और यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम इसका TR का टैग, TR यहाँ पे, और TR के अंदर हम यूज़ करेंगे TD। फर्स्ट TD जो है इसके अंदर आप सेम इसी तरह से आप ये इक्वल का साइन और सॉरी ग्रेटर देन, और उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे आप लगाओगे माइनस का साइन, या आप इसको डैश भी कह सकते हो, और इसके अंदर सेम फिर परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेटर देन। इसके अंदर आप लिखोगे स्टूडेंट, जो आपने यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट, और इसको हम यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट और डॉट अंडरस्कोर ID। आप अंडरस्कोर ID लिखना है क्योंकि वहाँ पे हम अंडरस्कोर के साथ इसको सेव करते हैं। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे रीलोड। अच्छा, यहाँ पे हमारा आफ्टर लिस्टनिंग आर्गूमेंट शो डॉट EJS वाइल कंपेलिंग। अच्छा, इसमें कोई हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो मिस हो रहा है, तो इसे मैं एक दफ़ा अगेन देख देता हूँ। अच्छा, ये वाला, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे तो हमने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन अब इस लूप को हमने एंड किस तरह से करना है, इसको हम अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन ये वाला इस तरह से, और इन दोनों को यहाँ से मैं कट करूँगा, सॉरी इक्वल में बोल जाता हूँ, ये परसेंटेज का साइन, और इसको यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। अब इसको सेव किया, रिलोड किया, अब ये हमारे पास आ रहा है। अब ID हमारे पास आ रही है क्योंकि हमने सिर्फ अभी ID जो है उसको उसी को लूप करवाया है। तो ID आ गई। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा 2 दफ़ा, तो सेकंड हमारे पास आ जाएगा नेम, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा ईमेल। सेव किया, और यहाँ पे बाबर आंसर जो हमने डाटा यहाँ पे सबमिट करवाया था, वो 2 डाटा हम सबमिट करवाए थे, तो दोनों यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल के अंदर हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे। तो ये बटन के लिए मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये TR TD और यहाँ तक जस्ट हमने इसके क्लास के नेम का मसला है, बाकी उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ चलता है TD और यहाँ पे, अब एक ही TD के अंदर 2 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी मैं यहाँ पे इसका URL भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ID शो हो रही है, और इसका URL भी अब आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। दैट्स इट, बस। और यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे एक अटैक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। जस्ट क्या एक अटैक है,
इसके अंदर स्पैन का टैग है, क्लास उसको ब्लू लगी, उसके अंदर व्यू लिखा हुआ है, और सेकंड भी सेम इस तरह से, उसके अंदर क्लास पिंक है, और टेक्स्ट उसके अंदर डिलीट है। बस इसको सेव किया और यहाँ पे रिलोड किया तो ये आपके पास व्यू और डिलीट दो बटन भी आ गया। अब ये इसका मकसद था मेरा। अब ये हमारे पास आईडीज़ भी आ रही हैं, इसकी नेम भी आ रहे हैं और ईमेल भी आ रही है। अब मैं होम पे आता हूँ और अच्छा ये होम पे हमें लग गया 3001 के ऊपर, हमने 3001 के ऊपर नहीं जाना, तो मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इसका यूआरएल हमने चेंज करना, ये 3001 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा 8080, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो 8080 के ऊपर है। इसको सेव किया और यहाँ पे आया। अब इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है 8080। अब इसके अंदर मैं कोई और डाटा लिखता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ साबिर और यहाँ पे लिखता हूँ sa@gmail.com और इंटर किया। ये बस यहाँ पे गायब हो गया, फिर शो के अंदर आया तो सेम, अच्छा शो के अंदर ये इसको यहाँ पे दे देता हूँ URL होम डॉट, यहाँ पे बस था index.ejs, तो इसके अंदर यहाँ पे शो के अंदर हमने इसको देंगे शो, URL शो, सेव किया, यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड, शो के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है। अब देखो साबिर ऐसे ये हमारे पास आ गया डाटा। अब यहाँ से हमने डाटा को सबमिट करना है, यहाँ से मैं साथ को यहाँ पे और डाटा सबमिट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आलिया और यहाँ पे लिखता हूँ alia@gmail.com और सेव किया। अब यहाँ पे हमारे पास सेव हो गया, शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आलिया आ गया और आलिया की ईमेल आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, डाटा को शो करवा सकते हैं। यहाँ से हमने डाटा को इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट वाली क्यूरी मैंने आपको कंप्लीट एक एक चीज़ बताई। अब शो वाली भी सेम इस तरह से मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी इसमें। अब इसके अंदर कोई भी आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे home.ejs इसके अंदर मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ये देखो। अब ये 4-5 लाइनें जो है ये आपका कंप्लीट डाटा को समझ लें फाइंड करवा रही हैं और इसको यहाँ पे शो भी करवा रही हैं show.ejs में। और यहाँ पे आपने सिंपल लूप, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की लूपिंग आती है तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, हमने किस तरह से डाटा को इंसर्ट करना है और किस तरह से हमने डाटा को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास दो जो हमारे पास क्वेरीज हैं वो हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे क्रूड अगर लिखें, यहाँ पे पास क्रिएट, रीड, ये हमारे पास, और अपडेट, डिलीट, ये क्राड बना। अब ये दो हम निकाल ली, क्रिएट और रीड हम निकाल ली, हमारे पास अपडेट और डिलीट दो क्वेरीज रह गई। इनको हम अब 1 बाय 1 करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट 2 वीडियोस थी, एक में हमने देखा कि किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को डेटाबेस के अंदर पुट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अब हमारे दो जो है ना वो ऑपरेशंस हो गए, एक हमारे पास क्रिएट भी हो गया और रीड भी हो गया। डाटा को हमने क्रिएट भी कर लिया, इंटर भी कर लिया डाटाबेस के अंदर, रीड भी कर लिया, और अब हमारा रह गया अपडेट। यकीन जाने कि जितनी भी आपकी क्वेरीज है ना इन करंट ऑपरेशन के अंदर, ये जो आपका थर्ड वन है ना अपडेट, ये सबसे मुश्किल है। बस मुश्किल इतना नहीं है, इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों की निस्बत, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने डाटा को फाइंड भी कर रहे होते हैं और उसके बाद उस डाटा को हम अपडेट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि एक से हम डाटा को यानी ले रहे होते हैं डाटाबेस से, उसको हम शो करवा रहे होते हैं फॉर्म के अंदर। जब हम फॉर्म को अपडेट करते हैं तो वो अगेन डेटा जो है वो डाटाबेस के अंदर रिप्लेस हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। इसके लिए इसके अंदर 2 क्वेरीज लगती हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। जो हमारी अगर PHP MySQL की बात करें ना, मैंने उसमें इसको किया हुआ है, मैं काफ़ी उसमें काम किया PHP MySQL में, तो उसमें ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन Node.js में ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जस्ट आपने मुझे फॉलोअप करते आना है और कोई इसमें, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपने उसको अपने ज़हन नशीन रखना है। तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाओ, हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास लिंक आ रहा है ना एक यहाँ पे इसका, अब इस चीज़ को आपने समझना है कि जब हमने डाटा को अपडेट करना, अब हम अपडेट किस डाटा को कर रहे हैं। हमने एक स्पेसिफिक डाटा को अपडेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बाबर और FF को हमने अपडेट करना तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको किस तरह से पता चलेगा कि मैंने इसी को जो है वो अपडेट करना है, वो इस तरह से पता चलेगा। ये आप एक ID देखते आ रहे हो, ID सबकी यूनिक आ रही है, इसकी ID भी यूनिक है, इसकी ID भी, मतलब सबकी ID यूनिक है।
अब डेटाबेस के अंदर नेम जो है वो मैच कर सकते हैं, ईमेल्स मैच कर सकती हैं। वैसे तो ईमेल भी मैच नहीं करती, क्योंकि जब हम इसके ऊपर रिक्वायर लगाते हैं, इसके ऊपर हम फ़िल्टर लगाते हैं, अभी वो चीज़ें तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं कोई इसमें जो ऑथेंटिकेशन है वो तो लगा ही नहीं रहा, सिंपल हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे पास आईडी जो है सबकी यूनिक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो URL है यहाँ पे मैं इसमें एक आईडी को स्टोर करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको में लिखूँगा एडिट, कि जब इसका URL बने हमारे पास एडिट, तो ये एडिट उसके बाद स्लैश, और ये जो आईडी का कोड है इसी को आपने यहाँ से करना कॉपी कंप्लीट को, मतलब आप ग्रेटर देन और साथ में परसेंटेज और साथ में डैश लगा के यहाँ पे, अब यहाँ पे जहाँ पे आप डैश यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे अब आपने यूज़ करो इक्वल, यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे इक्वल, और इसके अंदर आपने स्पेस कोई भी नहीं ऐड करनी, स्पेस से बिल्कुल खाली। अब एडिट स्टूडेंट आईडी, अब जैसे मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा उसी की आईडी को ये कैरी करेगा। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, और अब आता हूँ home.js के अंदर, जहाँ पे हमने एक्चुअल में अपना जो एडिट वाला कोड है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाऊंगा, यहाँ पे अपडेट डाटा, और यहाँ पे सेम उस तरह से मैं राउटर लगाऊंगा, ROUTR राउटर, आई थिंक यही है, .get, और गेट के अंदर हम यहाँ पे URL लगाएंगे एडिट, यहाँ पे स्लैश एडिट, ये आपने यहाँ पे देखनी है जो आपने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपने दिया एडिट ये वाला EDIT, और सेम आपने यहाँ पे देना EDIT एडिट, उसके बाद आपने फिर स्लैश लगानी है और डबल ये कॉलन, और उसके बाद आपने आईडी लिखनी है, क्योंकि आईडी इसकी यूनिक आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इस आईडी नेम के साथ उसको स्टोर करवाएगा उस डाटा को, कॉमा, और कॉमे के बाद आप यहाँ पे फंक्शन लगाओगे। इसके अंदर दो पैरामीटर हमारे पास होंगे, एक हमारे पास होगा रिक्वेस्ट और सेकंड हमारे पास होगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे दैट्स इट। अब इसके आगे सारा कोड जो बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम console.log, मैं यहाँ पे एक दफ़ा आईडी को प्रिंट आउट करवा लेते हैं ना, console.log, और इसके अंदर मैं आईडी को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे हम बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, request.params.id ये वाला। अब ये जो URL में आईडी स्टोर होगी ना, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे यार वो वाली जो आईडी हमें यहाँ पे शो करवा दो। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे डाटा आ रहा है, चल ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे करता हूँ सेव किया, और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास रीलोड हो रहा है, इसका मतलब कोड हमारे पास सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास वो वाली आईडी जो है वो प्रिंट आउट हो गई। अब 597 जिस आईडी के लास्ट के ऊपर आ रहा है वो हमने क्लिक की थी 597, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये इसके लास्ट पे 100 आ रहा है व्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जिसके ऊपर 100 आ रहा है वो वाली आईडी हमारे पास आ गई। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आईडी जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो अब इसकी जो रीलोडिंग है वो मैं ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लब, क्योंकि क्लब के अंदर हमारे पास डाटा है ना स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूँगा एक हमारे पास ना इसके अंदर डिफ़ॉल्ट चीज़ मौजूद है जो मैंने आपको MongoDB और Node.js के जो बेसिक ट्यूटोरियल थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फाइंड वन एंड अपडेट, ये आपको फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड रिप्लेस, आपने क्या करना है फाइंड वन एंड अपडेट, इसको आपने यहाँ पे करना है। और इसके अंदर यहाँ पे प्रिंसेस, उसके बाद आप इसके अंदर दोगे करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखनी आईडी। अब यहाँ पे आईडी आपने लिखनी अंडरस्कोर के साथ। अगर आप विदाउट अंडरस्कोर लिखोगे तो आपकी फर्स्ट वाली आईडी को ये कैच करेगा, बाकी को कैच ही नहीं करेगा। तो आपने लिखना अंडरस्कोर आईडी। तो कौन सी आईडी, request.params, ये params.id, parameters.id, ये जो आईडी हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट आउट करवाए थे वो वाली आईडी हमें चाहिए। इस आईडी के अंदर उस आईडी को ये स्टोर करवा देगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमे के बाद request.body, पूरी बॉडी से रिक्वेस्ट करेगा डाटा की, और यहाँ पे कॉमा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, न्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे दोगे और इसको आप करोगे ट्रू। फिर इसके बाद आप कॉमा लगाओगे, इसके बाद फिर आप प्रिंसेस एरर, और सेकंड आप इसको डाटा जो पैरामीटर दोगे वो दोगे डॉक्स, और यहाँ पे डाटा को आप अगेन स्टोर करवा लो। यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे अगर हमारे पास एरर रहता है, इफ़ एरर, देन आप क्या करो कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में हमारे पास शो करवा दो कैन नॉट अपडेट, कोई भी आप यहाँ पे लगा दो। और एल्स अगर हमारे पास नहीं होता ये, अगर हमारे पास हो जाता है तब क्या करो रिस्पॉन्स डॉट, बल्कि हम पहले इसमें कंसोल डॉट लॉग चेक करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डन, मतलब कोई भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। मैं इसमें डन लिखा यानी शो कराऊंगा। सेव किया, अब इसको यहाँ पे करते हैं रीलोड। अब इसमें व्यू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ये डन आ गया। इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ डन मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर हम कौन सा करवाएंगे, एडिट पेज। तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिट और साथ में एडिट के साथ डाटा कौन सा है, तो यहाँ मैं लिखूँगा स्टूडेंट डाटा, और ये हमारा इक्वल होगा डॉक्स के, क्योंकि डॉक्स के अंदर हमारे पास सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है यहाँ पे। अब एडिट वाला पेज हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के अंदर मैं एक और व्यू क्रिएट करूँगा, एक और पेज क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा edit.egs। यहाँ पे हमने edit.egs दे दिया। अब edit.egs के अंदर मैं सबसे पहले एक फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट जो डाटा वो तो फॉर्म से आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आऊँगा और व्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसको कंट्रोल यू करूँगा, क्योंकि ये वाला कोड होगा ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी किया और हम यूज़ कर लेंगे e.gs। ठीक हो गया। अब इसकी ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू और यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर ये एडिट एक्शन, इसको भी यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी बात का काम है। और इसका यहाँ पे URL 8080, इसको सेव किया। पहले एक दफ़ा इसे चेक करते हैं ना कि आया कि काम भी कर रहा है कि नहीं। ये हमारे पास ये पेज है, इसका रीलोड किया और बैक, ये आ गया व्यू। तो ये हमारे पास ठीक है, फॉर्म ओपन कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि बल्कि इसको हम एक दफ़ा काट करके HTML का पहले कोड, बेसिक कोड लगा देते हैं, इसके अंदर हमने CSS की फ़ाइल भी लगानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके टाइटल के अंदर, अच्छा मेटा के अंदर नहीं हमने लगाना, ये वाला बॉडी के अंदर, यहाँ पे बॉडी के अंदर वॉइस डबल सेलेक्ट था ना, तो वहाँ पे आ गया एडिट, यहाँ पे आ गया एडिट। और यहाँ पे अब यहाँ पे अंदर हम CSS की फ़ाइल लिंक करेंगे, लिंक CSS, और यहाँ पे हम /CSS और style.css, इसको सेव किया। तो ये हमारे पास CSS का कोड आ गया। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ CSS मैं यहाँ पे करूँगा home.css। तो ये हमारे पास आ गया। अब अपडेट फॉर्म हमारे पास रेडी हो गया। अब ये भी हमारे पास रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डाटा को शो करवाना है। तो वो कोई मुश्किल बात नहीं, जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपका डाटा यहाँ से कैरी हो रहा था ना, ये वाला स्टूडेंट डाटा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, एडिट फॉर्म के अंदर आना है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है ना ये वाली, इसके अंदर आपने यूज़ करना है ग्रेटर देन, उसके बाद ये परसेंटेज का साइन, और सेम इसी परसेंटेज के साइन के साथ आपने इसको डैश लगा के स्टूडेंट डाटा डॉट नेम, और नेम ये आ गया, और परसेंटेज का साइन, और इसको आपने कर देना यहाँ पे क्लोज ग्रेटर देन साइन के साथ। सेव किया और इसको करेंगे रीलोड। तो ये हमारे पास वो वाला डाटा आ गया। अब सेम उस तरह से हम ईमेल को भी करेंगे। तो इसी को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। अब मेक श्योर ये आपका जो स्टूडेंट डाटा ये यहाँ से आ रहा है, ये स्टूडेंट डाटा वाला जो एट्रीब्यूट है ना आपका आ रहा है, ये वाला हमारे पास किधर गया, home.js, ये वाला स्टूडेंट डाटा यहाँ से आ रहा है। तो जो आप नेम यहाँ पे यूज़ करोगे वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि यही चीज़ें इंसान ये जब हम काम कर रहे होते हैं ना, यही चीज़ें ज़्यादा हमें तंग करती हैं, ये प्रॉब्लम यही क्रिएट करती हैं। नेम, और नेम के बाद हम यहाँ पे करेंगे ईमेल। सेव किया और यहाँ पे तो ये हमारे पास आलिया @gmail.com ये भी आ गया। अब शो पे क्लिक किया तो ये शो वाला आ गया। अब यहाँ पे तो ये आंसर वाला आ गया। अब जिसको ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वही वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है।
अब ये तुम्हारे पास हो गया, डाटा को हमने अगेन रीड किया। अब इसी डाटा को हमने अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए हम अलग से एक अपडेट क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने डाटा को अपडेट नहीं किया, जस्ट हमने डाटा को कैच किया, डाटा को हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आया। अब अपडेट के लिए जिस तरह से हमने वहाँ पे इसके ऊपर लगाया था ना एक्शन, तो यहाँ पे भी हम एक्शन लगाएंगे। तो एक्शन इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम देंगे इसका एक्शन, इसमें एक्शन होगा इसका स्लैश एडिट, और उसके बाद इसकी आईडी, क्योंकि यहाँ पे आईडी इसकी होगी स्पेसिफिक, जो आईडी वहाँ से आ रही है, मतलब इस जो स्टूडेंट डाटा है, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर बाबर के साथ एक स्पेसिफिक आईडी मौजूद है, तो उस आईडी को यहाँ पे मैं एक्शन उसका दूंगा कि सेम सिर्फ वही वाली आईडी जो है उसी को अपडेट करे। इस लाइन को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इस पूरी को यहाँ से और यहाँ पे, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आईडी, यहाँ पे यूज़ करेंगे अंडरस्कोर आईडी, जस्ट आईडी यूज़ करेंगे तो पहले वाली फील्ड की ले लेगा, बाकियों को नहीं लेगा या फिर एरर देगा, तो आपने लेना अंडरस्कोर आईडी, फिर इसको सेव किया और फिर आपने आ जाना home.egs में। अब यहाँ तक आपके पास हो गया, डाटा को हमने अपडेट करने के लिए फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल आता है डाटा को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन इसका मौजूद था, यहाँ पे एडिट आईडी वाला, ये वाला अगर मैं आपको एडिट वाला दिखाऊँ, एडिट और उसके बाद आईडी, तो अब यहाँ पे इसको दोगे कि यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि अब डाटा हम अगेन पोस्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले इसका होगा स्लैश एडिट, जो हम यहाँ पे एक्शन उसका यूज़ कर रहे हैं एडिट, और उसके बाद ये डबल और उसके बाद आईडी, डबल कॉलन आईडी, और उसके बाद एरो फंक्शन। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक हमारे पास रिक्वेस्ट होगा, सेकंड हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में अपडेट कर रहा है डाटा, क्लब डॉट फाइंड बाई आईडी, यहाँ पे आपने फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। और अब यहाँ पे आईडी कौन सी यूज़ कर रहा है, आईडी हमारे पास अंडरस्कोर आईडी आपने लाजमी लगाना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी, जो आईडी हमारे पास यूआरएल में आ रही है वो वाली, उसके बाद कॉमा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो बॉडी के अंदर डाटा आ रहा है वो वाला, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर उसके बाद प्रिंसेस एरर, और सेकंड हमारे पास होगा डॉक्स यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर शो करवाएंगे, इफ़ एरर, देन हमारे पास क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में शो करवा दो एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं आता, देन हमारे पास क्या करो, इसको रीडायरेक्ट कर दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट आ गया, और रीडायरेक्ट इसको कर दो इंडेक्स पेज के ऊपर, तो ये इंडेक्स वाला इसका यूआरएल है, बल्कि इंडेक्स की बजाय इसको हम कर देंगे शो के ऊपर, सेव किया, और यहाँ पे अब इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसका चाबी, इसको हम अगेन रीलोड करते हैं, अपडेट, और अच्छा ये हमारे पास कोई ना कोई छोटा मोटा एरर आ रहा है इसका, लेट मी चेक, अच्छा एरर यहाँ पे, हाँ एरर आ रहा है यहाँ पे, तो एरर इसका हमारे पास क्या आ रहा है, क्लब डॉट फाइंड बाई आईडी एंड यहाँ पे मैं स्लैश, मे बी इसको हमने सेव ना किया हो, तो इससे हम एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, सेव, और यहाँ पे एक दफ़ा गेन करते हैं, यहाँ पे रीलोड, व्यू, अपडेट, तो ये हमारे पास आ रहा है एरर, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं इसको। एडिट ठीक हो गया हमारे पास, यहाँ पे स्लैश और स्टूडेंट डाटा अंडरस्कोर आईडी, ये भी हमारे पास ठीक है, home.egs, तो ये भी हमारे पास फाइंड बाई आईडी, ये भी हमारे पास ठीक है, तो इसमें हमारे पास आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स आईडी,
ये भी हमारे पास, अच्छा तो ये एरर हमारे पास ये वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर जो डिफाइन किया है ना, हमने एरर को डबल कॉलन के अंदर लिख दिया है, तो हमने इसको डबल कॉलन के अंदर नहीं लिखना, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, तब ये हमारे पास सही तरह से काम करेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर था। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पेज पे आते हैं और अपडेट, तो अभी हमें अपने जो शो वाला पेज है उसके ऊपर अब लेके आ रहा है। अब यहाँ पे व्यू और यहाँ पे FF लिखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली और अपडेट, तो यहाँ पे वो अली हो गया, बाबर अली। और यहाँ पे अंसर अली को हम करना चाहें तो अंसर की बजाय यहाँ पे मैं अंसर अली साथ में लिख देता हूँ और अपडेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया अंसर अली। अब हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, डाटा को हमने क्रिएट कर लिया, डाटा को हमने रीड कर लिया, डाटा को हमने अपडेट कर लिया। अब 3 हमारे पास क्वेरीज आ गई। अब इसमें एरर सिर्फ ये था कि हमने ये जो यहाँ पे एरर था इसको हमने किया था डबल कॉलन के अंदर, तो इसको हमने लिखना था डबल कॉलन के बगैर, क्योंकि ये हमारे पास एज ऑब्जेक्ट था, तो उसको हम जो है वो एज अ स्ट्रिंग नहीं लिखते। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, तो उसको हम एज अ टेक्स्ट फॉर्म हम नहीं लिख सकते थे, तो ये हमारे पास इसका एरर था। तो ये एरर जो है वो आते रहते हैं कोडिंग में, ये आपके एरर जो है वो लाइफ टाइम ही चलने हैं अगर आपने कोडिंग करनी है तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपका यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम ना जो लास्ट वाली डिलीट वाली क्वेरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट तक हमने अपडेट करना सीख लिया था, अब इसमें हम देखेंगे कि डाटा को हम डिलीट किस तरह से करते हैं। तो एडिट पेज के अंदर ही, बल्कि एडिट नहीं, हम यहाँ पे जो हमारे पास शो पेज है show.egs, इसके अंदर हमारे पास ये जो डिलीट वाला बटन है इसके ऊपर हम एक लिंक लगाएंगे। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा जो हमने लगाया था एडिट के लिए, इसके href में हैश को ख़त्म करके यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे अब हमने यूज़ किया था ना एडिट, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिलीट। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिलीट, क्योंकि अभी हमारे पास डिलीट यूज़ हो रहा है, डिलीट। और इसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी और इसको कर दिया साथ में सेव भी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेज हमारे पास आ रहा है, ये वाला, और ये अब हमारे पास home.egs यहाँ पे हमने आना है। अब यहाँ तक अपडेट तक हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे राउटर लगाएंगे डिलीट का, तो यहाँ पे मैं कमेंट लगाऊंगा, कमेंट करूँगा मैं डिलीट डाटा, डेल डाटा, ये हो गया। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा राउटर डॉट गेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिलीट और उसके बाद स्लैश डबल कोलन और उसके बाद आईडी, क्योंकि एक स्पेसिफिक आईडी को हमने अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो क्लब डॉट फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे हम बस आ रहे होंगे फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, इसको आना चाहिए फाइंड बाई आईडी। हाँ बस ऐसे होने, लेकिन ऑटो सजेशन इसमें नहीं आ रही, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, हाँ ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो तो हम बाद में भी देख सकते हैं अगर कोई एरर आ गया तो। अंडरस्कोर आईडी, इसमें आईडी कौन सी होगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी, और उसके बाद कॉमा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और कॉमा, इसके अंदर हम एरर सेकंड इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे डॉक्स यहाँ पे, और यहाँ पे इफ़ अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आता है तो कंसोल में हमारे पास शो करवा दो कंसोल डॉट लॉग एरर इज़, एल्स अगर हमारे पास एरर नहीं आता दैन क्या शो करवाओ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हमारे पास शो करवा डिलीटेड, और रीडायरेक्ट में करवा दो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट में करवा दो शो पेज के ऊपर, यहाँ पे शो। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है वो हमने देखना है, क्लब डॉट फाइंड, ठीक है एरर नहीं, वैसे हमारे पास आ रहा था, ठीक है सेव किया। और अब यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं और
ठीक है। अब ये हमारे पास जो लास्ट वाला आलिया वाला है इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट पे क्लिक किया, क्लब डॉट फाइंड बाई ID एंड डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अंदाजे पे लगाया था। मे बी हमारा, अच्छा ये फाइंड हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा था फाइंड, डी हमने नहीं लिखा। और इसको अगेन हम करते हैं रीलोड। तो अभी ये यहाँ अब ये काम कर गया, वो आलिया वाला डिलीट हो गया। अब साबिर के ऊपर क्लिक करेंगे, साबिर वाला भी डिलीट हो गया, अंसार वाला भी डिलीट हो गया, और ये बाबर अली वाला भी डिलीट हो गया। और इसको हम करेंगे रीलोड, नो डाटा। होम पे आया, डाटा को यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे लिखेंगे बाबर अली और सेव, शो पे आया, यहाँ पे डाटा आ गया, व्यू किया, यहाँ पे बाबर अली के बजाय यहाँ पे करूँगा राज, अपडेट, ये हो गया, डिलीट हो गया। अब ये हम आपको मैंने CRUD ऑपरेशन जो है इसका समझा दिया, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये चारों जो इसके मतलब मेन फंक्शनैलिटी थी, आप कोई भी वेबसाइट अगर देखते हो तो ये आप 4 फंक्शनैलिटीज़ जो है लाजमी अप्लाई कर रहे होते हो। तो ये चारों जो है मैंने आपको सिखा दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी थी, अगर किसी ने ये वीडियो एंड तक देखी है तो वो इसको कम्प्लीटली समझ चुका होगा और ऑलमोस्ट Node.js का 70-80% पार्ट उसको आ चुका होगा, क्योंकि आपका 70-80% जो CRUD ऑपरेशन ही यूज़ होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा जो है वो आपके लिए दिलचस्प हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।